Hello everyone. From today we are going to start a series जो आपको हेल्प करेगी आपके यूपीएससी प्रीलिम्स को बेटर करने में। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो विद द टाइम जिसमें आने वाले क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं एंड यू कैन नॉट इग्नोर ज्योग्राफी। एंड ज्योग्राफी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसके कॉन्सेप्ट्स फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। इस वीडियो सीरीज में आई हैव इंश्योर्ड कि कोई भी क्वेश्चन अगर यूपीएससी बना रहा है तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स या फैक्ट्स ना छूटें। इसका एक सीधा सा मतलब है, अगर आपने इन वीडियोस को कर लिया तो इसके आगे आपको ज्योग्राफी कहीं से देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। पेन कॉपी ज़रूर रखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो मेरे बैकग्राउंड में ये पीडीएफ लगा हुआ है, इसके अलावा मैं आपको बताते चलूँगा, तो वो आपको हेल्प करेगा कि जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आप अपने नोट्स से डायरेक्टली रिवाइज कर सकते हैं। दूसरी बात, एग्ज़ाम पास है तो मेरी आपको एक और सलाह यही रहेगी कि कोई भी क्लास मिस मत करना। कंप्लीट ज्योग्राफी मैं खुद आपको कवर कराऊंगा, खुद सारा कुछ पढ़ाऊंगा, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू नॉट मिस एनी ऑफ द क्लास। हर एक क्लास में आप पाएंगे कि कुछ आप नया सीख रहे हैं। एंड हम पढ़ेंगे इस तरीके से कि दिमाग में स्ट्रक्चरिंग बनती चली जाएगी, तो आपको इधर उधर कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सो लेट अस मेक द ज्योग्राफी स्कोरिंग। एक एक मार्क्स के लिए फाइट बहुत तगड़ी है प्रीलिम्स में, और आपको पता है कि 100 में से एक बच्चा सेलेक्ट होता है, एंड आई होप आप उस 100 में से एक बच्चे होंगे। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द यूनिवर्स एंड हाउ आई हैव एक्चुअली स्ट्रक्चर्ड द कंटेंट। थोड़ा सा इसको मैं समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम एक्चुअली लेके चलने वाले हैं चीज़ों को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिवर्स के बारे में थोड़ा सा, जो कि आज का लेक्चर है, और इससे रिलेटेड थ्योरीज, सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं इससे, और आजकल एक ये फेवरेट सेक्शन बन रहा है यूपीएससी का। अब दिक्कत क्या है कि साइंस एंड टेक वाले टीचर्स बोलते हैं कि तुमने तो ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी वाले टीचर्स बोलते हैं कई बार कि भैया ये साइंस एंड टेक का टॉपिक है, हम इसे ज्योग्राफी में कवर कर लेंगे। जब हम यूनिवर्स की थ्योरीज को समझ लेंगे देन हम समझेंगे हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, और इसी के फ्लो में ही ये सारा जो भी चैप्टर्स हैं ये चलेंगे हमारे। सोलर सिस्टम में वी विल बी लुकिंग एट दी आवर सन, प्लैनेट्स, मून्स, इनके प्रॉपर्टीज, कौन किस पोजीशन पे है एटसेट्रा, या फिर वो लिस्ट ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस जो यूपीएससी बना सकता है। जब हम सोलर सिस्टम समझ लेंगे तो फिर हम जाएंगे हमारे प्यारी धरती माँ की तरफ, अर्थ। ठीक है, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अब अर्थ के बारे में पढ़ने के लिए पहले हम इसके डिविजन्स वगैरह देखेंगे इन टर्म्स ऑफ लाइक किस तरीके से लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सीजन एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज बेसिक्स हम समझ लेंगे। उसके ठीक बाद अबाउट द मोशन ऑफ अर्थ एटसेट्रा समझने के बाद हम अर्थ में थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। अब मुझे अगर धरती के बारे में पढ़ना है तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? मैं देख सकता हूं जमीन को, आई कैन सी द लैंड, आई कैन फील द एयर, आई कैन सी द वाटर। तो लैंड, एयर, वाटर। अगर मुझे लैंड के बारे में पढ़ना है तो मैं बेसिकली कंसर्न हूं लिथोस्फीयर को लेके, और जब मैं लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ रहा हूंगा तो मैं थोड़ा सा इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ लूंगा। ज्योग्राफी में देयर इज अ डिसिप्लिन कॉल्ड जियोमॉर्फोलॉजी, जो प्राइमरीली इससे कंसर्न होता है। तो हम इनिशियली स्टार्ट करेंगे अबाउट द जियोमॉर्फोलॉजी, लेकिन इतना ही पढ़ेंगे जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए यूजफुल हो, लेकिन मुझे चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एयर के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम कंसर्न अबाउट द एटमॉस्फेयर, एंड प्राइमरली इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन आई विल बी रीडिंग अबाउट क्लाइमेटोलॉजी, कि क्लाइमेट में कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, वॉट एवर द चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस ऑन द अर्थ। जैसे कभी आप देखते होंगे कि भैया कहीं पे हीट वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, कहीं पे ठंड ज़्यादा हो रही है, वो सबके भी रीजन्स क्या हैं। देन अबाउट दिस वाटर, तो बेसिकली हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ रहे होंगे,
and we will be concerned with oceanography. अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, when I am talking about the lithosphere, I am talking about the solid part. Solid part of the earth. When I am reading about the air, I am concerned about the gaseous part of the earth. यही तो होता है. And when I am reading about the water, I am concerned about what? Solid, liquid and gas. About the liquid part of the earth. तीनों को मिला दो तो क्या बन जाता है? इन सब को लेके आओ, कन्फ्लुएंस पे ले जाओ तो बन जाता है बायोस्फीयर. So here I am discussing about life, जहां पे अलग अलग टाइप की वेजिटेशंस, जानवरों का डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा आप एक्चुअली पढ़ते हैं. ये डिस्ट्रीब्यूशन है अबाउट योर ज्योग्राफी जो हमें पढ़ना है. बट अभी हम जब पढ़ रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्थ एज ए होल. लेकिन आपके ज्योग्राफी में ठीक है, वर्ल्ड के बारे में हमने पढ़ लिया, व्हाट अबाउट आवर इंडिया, बिकॉज हम इंडियन सिविल सर्विसेज के बात कर रहे हैं, दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. सो वी शुड बी नोइंग द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया. सो वी विल बी रीडिंग ऑल दिस थिंग्स फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो. व्हाट अबाउट द जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ इंडिया. हम बात करेंगे हिमालयाज की, हम बात करेंगे डिजर्ट्स की, हम बात करेंगे गैंगेटिक प्लेन्स की एटसेट्रा. उसके बाद फिर हम बात करेंगे इंडियन ओशन की. उसके अलावा हम बात करेंगे अबाउट द क्लाइमेट सच एज मानसून एटसेट्रा, उसके फिनोमिना. एंड उसके बाद कुछ फैक्ट्स जहाँ पे हमें एक्चुअली थोड़ा सा रटने की जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बताऊंगा कि इतना याद कर लेना, इसके आगे यूपीएससी सवाल बनाएगा तो आप कर ही लोगे. सो इन दिस वे वी विल बी फ्लोइंग. एक फ्लो में पढ़ते हैं यार. अगर आप फ्लो में पढ़ोगे, बिलीव मी, ज्योग्राफी बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, प्रोवाइडेड कि आप इधर उधर ना भटकते हुए एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पढ़ेंगे. आपको ध्यान होगा जब मैंने आपको सीसेट पढ़ाया था तो सीसेट पढ़ाते वक्त मैंने ये इंश्योर किया था कि आपको याद कुछ भी ना करना पड़े. एंड जिन भी बच्चों ने अभी तक सीसेट के वीडियोज आपने नहीं देखे, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड गो एंड वॉच दोज वीडियोज. यू वोंट बी नीडिंग एनी काइंड ऑफ वीडियो अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर द मैथमेटिक्स. दे स्टिल रिमेन्स द बेस्ट. एंड आप उसके कमेंट और वीडियो देखने से पहले गो एंड वॉच, read the comment section, you will come to know that these videos are actually meaningful and they are gold mine. ये ज्योग्राफी के वीडियोज भी कुछ कुछ वैसे ही होंगे इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स. क्योंकि दो ही चीज तो यूपीएससी पूछ रहा है ना, या तो मेरे को फैक्ट पता होना चाहिए या तो मुझे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. अगर मुझे दोनों पता है तो मेरा क्वेश्चन क्यों छूट जाएगा? नहीं छूटेगा, आपका भी सवाल नहीं छूटेगा. बट एट द सेम टाइम वाइल रीडिंग ज्योग्राफी हम ध्यान रखेंगे कि हम एक बाउंड्री को जरूर मेंटेन रखें. बिकॉज इफ यू डोंट मेंटेन दी बाउंड्री और आप ऑप्शनल लेवल पे चले गए तो भी आपको कोई फायदा नहीं होगा. पढ़ तो बहुत लोगे, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन उस एक्सेस ज्ञान के चक्कर में आप इतना भूल जाओगे चीजें, मतलब इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको याद ही नहीं रहेगा. तो मेरा पर्पज आपको पीएचडी कराने का भी नहीं है. मेरा पर्पज सिंपल है, आपका सिलेक्शन होना चाहिए. सो रिमेंबर वन थिंग जो मैं हमेशा मैंने फॉलो किया है, पूरी लाइफ फॉलो किया है, यू डू नॉट नीड और यू कैन डू नॉट नीड टू नो एवरीथिंग. You need to know enough. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट कोट है. Why? Because जो बच्चा सब कुछ जानना चाहता है ना, वो जान भी नहीं पाता तो वो करने लगता है पीएचडी. पीएचडी वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता. जो बच्चे जितना रिक्वायर्ड है उतना पढ़ते हैं, सिलेबस ओरिएंटेड रहते हैं, सही किताबें पढ़ते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट एग्जाम की उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, दे गेट द सिलेक्शन. एंड जो टॉपर्स हैं ना आपके, वो यहीं से निकल के आते हैं.
एंड हियर इट इज द अप्रोच ऑफ द टॉपर इज डिफरेंट फ्रॉम अ पीएचडी स्टूडेंट. पीएचडी थोड़ी करनी है यार, सिलेक्शन लेना है. सो दिस इज द थिंग, एंड हम इसी मंत्रा पे चलेंगे. इसके हिसाब से वी विल बी गोइंग. एंड आज की जो क्लास है, आई विल बी टेकिंग अप दिस यूनिवर्स. नेक्स्ट क्लास में आई विल बी टेकिंग अप द सोलर सिस्टम. कमिंग नेक्स्ट, तो यूनिवर्स के ओरिजिन की बात कर लेते हैं. यूनिवर्स की ओरिजिन की कुछ थ्योरीज हैं जो फेमस हैं. एनसीईआरटी में इनके बारे में एक एक दो दो लाइन दिया हुआ है, बट थोड़ा सा हम हल्का सा उसके बारे में डिटेल जान लेते हैं. द थ्योरीज विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. इसमें प्राइमरली हम 5 थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, थ्योरीज. सबसे पहली चीज है आपकी नेबुलर हाइपोथेसिस. ठीक है, नेबुलर थ्योरी कर लीजिए, नेबुलर हाइपोथेसिस कह लीजिए. 1900 तक मोस्टली दिस थ्योरी वाज एक्सेप्टेड, टुडे डिस्कार्डेड. इसके बाद प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस. उसके बाद 2 थ्योरीज हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, विच आर बिग बैंग थ्योरी. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी आपके एग्जाम के लिए. बिग बैंग तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. देन वी हैव द स्टेडी स्टेट थ्योरी. थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे. जिस टाइम पे हम बिग बैंग के बारे में जानेंगे, उस टाइम पे थोड़ी सी बात हम बिग क्रंच थ्योरी को भी जान लेंगे. सीधा सीधा सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट इज बिग क्रंच. बिग क्रंच, द टर्म बिग क्रंच इज रिलेटेड टू. ठीक है, तो अक्सर हम बिग बैंग तक तो पढ़ते हैं, लेकिन बिग क्रंच के बारे में नहीं जान रहे होते हैं. तो हम ये भी समझेंगे कि व्हाट इज बिग क्रंच. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. तो कमिंग नेक्स्ट, फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट द नेबुलर थ्योरी. 1796 में पहली बार ये थ्योरी दी गई थी. दिस वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय इमानुएल कांट. फिलॉसफी के बच्चे इनको बहुत अच्छे से जानते हैं. एंड लेट मी टेल यू, ही वॉज नॉट ओनली ए फिलोसफर, वो बहुत सारी चीज़ों पे थ्योरी देते थे. ठीक है, इमानुएल कांट एंड लेटर इम्प्रूव्ड बाय लैपलास, पियरे साइमन लैपलास इन 1796. रिवाइज किया गया बाय ओटो स्किमिड एंड कार्ल विज़सैकर. ठीक है, क्या कहती है ये थ्योरी, अब इस चीज़ को समझ लेते हैं. ये थ्योरी ये कहती है कि स्टार्टिंग में वी हैड अ नेबुला. There was a giant cloud of gases, dust, etc. ठीक है, और ये रोटेट कर रहा था, swirl कर रहा था, and then it started contracting under the influence of its own gravity. इसकी खुद की ग्रेविटी थी, तो इसके चलते ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया, तो उसके चलते क्या हुआ कि जो इसकी रोटेशन की जो वेलोसिटी थी v, वो बढ़ गई. क्यों हुआ ऐसा? ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ये ऐसा समझ लीजिए कि मेरे हाथ में, लेट्स से कि अगर मैं ये देखूं कि मेरे हाथ में ये एक मोबाइल है और ये एक ग्लास है, और मैं ऐसे ऐसे पकड़ लूं और मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ. जस्ट थिंक, मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ. बट इफ अगर मैं इसको अपने पास ले आऊँगा और मेरे ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, तो मेरी जो रोटेशन की स्पीड है ना, वो बढ़ जाएगी. कुछ कुछ यही है. फॉर्मूले से समझ लेते हैं इसे. इट सिंपली सेज दैट जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा, दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट. क्या है ये I? I इज किसी भी रोटेटिंग बॉडी का मास इनटू जिसके अलॉन्ग ये मास
एक्चुअली वर्क कर रहा है, दैट इज इट्स रेडियस. दिस इज समथिंग कॉल्ड द रोटेशनल वेलोसिटी. इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है. अब आप सोचना, जो नेबुला था स्टार्टिंग में, लेट्स से इसका मास तो 100 kg है. ठीक है, मैं बात कर रहा हूं दो सिनेरियो का कंपैरिजन कर रहा हूं. सिनेरियो 1 की बात कर लेते हैं. लेट्स से स्टार्टिंग में हमारे नेबुला जी का जो वेट था वो 100 kg था. रेडियस जो था वो 100 किलोमीटर था. इतने, इससे बहुत छोटा अमाउंट लिख रहा हूं. ठीक है, और वेलोसिटी जो थी वो 100 थी. मेरा ये इतना कहना है कि बेसिकली इसकी जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी कांस्टेंट, दैट इज के. सिनेरियो 2 में इट रिमेन्स 100 kg, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया. कॉन्ट्रैक्ट कर गया मतलब रेडियस घट गया, ये हो गया 50 स्क्वायर. सिंपल, 50 स्क्वायर हो गया. तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये सेम है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया, इसकी वैल्यू कम हो गई, तो मुझे इसको वैल्यू बराबर करने के लिए क्या इसकी स्पीड नहीं बढ़ानी पड़ेगी? यस या नो? मुझे बढ़ानी पड़ेगी. यही चीजें कह रहा है. जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो स्पीड है, ये जो वैल्यू आएगी यहां पे, दैट विल बी फार ग्रेटर देन 100. सिंपल है, इससे ज्यादा हम इसके मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे. तो एंगुलर मोमेंटम ये कह रहा है कि जिस टाइम पे कोई रोटेटिंग बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी, उसकी जो रोटेशनल स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी. रोटेशनल स्पीड बढ़ने के चलते एक फायदा होगा. अब देखो, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट करते करते हो सकता है पूरा सब एक जगह सिकुड़ जाता है, लेकिन अगर मैं रोटेट बहुत स्पीड से कर रहा हूं तो ऐसा होता है ना, जैसे आपने लाइक चरखी पे खेले होगे बचपन में, एंड जो वो नहीं होता है पार्क में, जो वो वाला झूले का नाम तो याद नहीं आ रहा, जो इसके किनारे हम लोग खड़े हो जाते हैं बीच में पकड़ के, और हम किनारे खड़े होते हैं, तो जो बीच वाला बच्चा होता है वो तो आराम से खड़ा हो जाता है और इसी को घुमाते जाते हैं, और जो किनारे वाला बच्चा होता है बिल्कुल लगता है फेंका जाएगा, होता है ना. ठीक है, आई डोंट रिमेंबर, अभी उसका नाम याद नहीं रहा इस वाले खेल का. तो जो जितना दूर रहता है उतना फेंकाने के चांसेस रहते हैं इसके. अब एक चीज सोच के देखो, अभी जितनी स्पीड बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा फेंकने के चांसेस रहेंगे. तो इसमें जितनी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, तो एक ही जगह पे कोलैप्स करने की जगह कुछ पार्ट कहीं फेंका जाएगा, कुछ पार्ट कहीं पे फेंका जाएगा, कुछ पार्ट कहीं पे फेंका जाएगा. तो होगा क्या कि इससे क्या होगा, बीच में जाके एक तो सन अपना बन जाएगा जो बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर गया, और बाकी जगह कुछ जगह पे फेंकाता चला जाएगा, कुछ कहीं पे, कुछ कहीं पे, कुछ कहीं पे, कुछ कहीं पे. अब ये जो आया, ये अपनी, इसकी अपनी ग्रेविटी थी, और ये अपनी ग्रेविटी में भी कॉन्ट्रैक्ट करता चला गया. सो दिस कोलैप्स्ड अंडर इट्स ओन ग्रेविटी. एंड उसके बाद सिंस इसके पास ऑलरेडी एक रोटेशनल स्पीड भी थी एंड ये ऑलरेडी मूव भी करा था, तो ये धीमे धीमे सन के अराउंड रोटेट करता चला गया. ठीक है, तो ये बेसिकली ये थ्योरी बताती है. अब आ जाते हैं इस इमेज पे. नेबुलर हाइपोथेसिस, ग्रेविटी थी, इसने गैस क्लाउड को कॉन्ट्रैक्ट किया. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अब आप समझ गए, दैट पुल्स क्लाउड इनटू ए डिस्क, डिस्क बिगिन टू रोटेट. देन सेंट्रल मास वाज फॉर्म्ड, centrifugal force balances gravitational forces and the ring was formed, ring forms into a planet. ठीक है, so the rapid rotation prevented it from collapsing into one object and a large number of smaller units were formed. जो मैंने बताया ना, बहुत स्पीड में जब घूम रहा था. The core of the nebula, rotating fairly slowly, eventually became the new star, the sun. The center of this star was hot enough for the thermonuclear reaction to begin. You can take the screenshot of this content also. Then the smaller units, retaining most of the angular momentum of the original cloud, they formed the planets. Each unit contracted further, and in this process they began to get hotter at the center. Over time, heavier dust particles moved toward the center of the disk, while lighter gases stayed farther away. Because of this, the inner planets are rocky and heavy, while the outer planets are large and gaseous. It was later on discarded. क्या है planetational hypothesis? समझते हैं. ये थ्योरी क्या कहती है? Now this was just as an alternative to the nebular hypothesis. ये तो मैंने आपको बता दिया. दूसरी बात, this theory is given by T.C. Chamberlain, Forrest Ray Moulton, and it was later supported by Sir James Jeans and Sir Harold Jeffrey. ठीक है, क्या बोलती है थ्योरी, थोड़ा सा समझ लेते हैं. ये थ्योरी ये कहती है कि स्टार्टिंग में सन की अर्ली लाइफ में, when we had a sun, ठीक है, सन को तो यार पीला ही बनाते हैं, ठीक है, ये सन था, इस सन के पास से एक तारा गुजरा. अब जब ये तारा गुजरा तो इस तारे के पास था क्या?
इसके पास था अपना पावर विच इज़ ग्रेविटी। और आपको पता है सन तो बहुत छोटा तारा है, इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है। और जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फोर्स है ग्रेविटी की, तो सन के अंदर जो गैसेस थी, जो गैस मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, तो दे स्टार्टेड गेटिंग डिस्टर्ब्ड, इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द टाइडल बल्जेस ऑन द सन्स सरफेस। अब इसके चलते क्या हुआ, ये सिर्फ यहीं तक टाइडल बल्जेस नहीं बनी, ये फेंकाने लगे। तो ये सन है, कुछ यहाँ पे आ गया, कुछ यहाँ पे आ गया, कुछ खिंच गया, कुछ यहाँ पे आ गया, कुछ तो वापस आया यहाँ तक, लेकिन वापस सन की ग्रेविटी के चलते चला गया, लेकिन कुछ नहीं खिंच पाया पूरी तरीके से। और जब कुछ नहीं खिंच पाया तो इन्हीं को हम कहते हैं प्लैनेटेसिमल्स, ठीक है। इसमें से कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे, एंड सम ऑफ दीज टुक द फॉर्म ऑफ द प्लैनेट। वो सन के अराउंड इसमें से जाके ये रोटेट करने लगे एंड दे टुक द फॉर्म ऑफ प्लैनेट, एंड सो दिस इज द थिंग दैट ये प्लैनेट बन गए, ठीक है। और जो स्मॉलर जो प्लैनेट नहीं बन पाया उसको आज की डेट में कॉमेट, एस्ट्रॉयड इनके नाम से जानते हैं। सो दिस थ्योरी इज रिगार्डिंग दिस कि भैया डाल था वो सन के बगल से गुजरा, टाइडल बल्जेस आई, कुछ मटेरियल इजेक्ट हुआ, एंड जो मटेरियल इजेक्ट हुआ उसमें से वो रोटेट करने लगा, एंड अपनी ग्रेविटी के अंदर में वो क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर गया, एंड अराउंड द सन वो रोटेट करने लगा। सो दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स यू दिस, ठीक है। सो दिस, ये देखिए सन है आपका, इसमें लाइक अलग अलग निकल आए, एंड देन वी हैड दी प्रोटो प्लैनेट्स, ये बन गए, एंड देन फिर प्लैनेट्स बन गए। सो दिस थ्योरी वाज सजेस्टेड एज एन अल्टरनेटिव टू नेबुलर हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन हाउ द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म। इस थ्योरी में अर्ली लाइफ में कोई एक स्टार पास हुआ वेरी क्लोज टू इट, द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल ऑफ दिस पासिंग प्लैनेट कॉज हाई टाइडल बल्जेस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। Because of this pull and solar activity, hot material was thrown out of from the sun into the space। यही सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस को समझने के बाद दो थ्योरीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वन इज द बिग बैंग एंड देन वर्सेस द स्टेडी स्टेट थ्योरी। दोनों ही थ्योरी कह रही है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। देन वेयर इज द डिफरेंस, ये मैं आपको भी बताऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं बिग बैंग, फिर हम वापस आएंगे स्टेडी स्टेट थ्योरी पे, एंड इन द एंड वी विल गो टू द बिग क्रंच थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि यूनिवर्स की स्टार्टिंग में अबाउट 13.7 बिलियन ईयर्स एगो देयर वाज अ सिंगुलर एटम, एक सिंगल एटम था, एंड दैट इज व्हाई दिस थ्योरी इज रिलेटेड टू सिंगुलैरिटी। कभी भी टर्म आ जाए ना, द टर्म सिंगुलैरिटी इज रिलेटेड टू, दिस इज रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। सो एक सिंगल एटम था जिसका इनफाइनाइट स्मॉल वॉल्यूम था, इनफाइनाइट डेंसिटी थी, एंड इनफाइनाइट टेम्परेचर था, और उसके बाद सडनली देयर वाज अ बिग बैंग, बहुत बड़ा धमाका हुआ, देयर वाज द वॉलेंट एक्सप्लोजन, एंड ये टुकड़ों टुकड़ों में बट गया, एंड फिर ये फैलता चला गया। सो टुडे द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। ये जितने टुकड़ों में बटा, अब ये टुकड़े एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। दिस थ्योरी इज रिगार्डिंग दिस ओनली, यही कह रही है ये थ्योरी। सो इसके की कंट्रीब्यूटर्स थे जॉर्ज लेमेट्रे एंड एडविन हबल। सो यूनिवर्स बिगैन 13.7 बिलियन ईयर्स एगो फ्रॉम ए सिंगुलैरिटी, then came the violent explosion causing space to expand. This expansion continues to even to the present day. As it grow, some energy was converted into matter. जैसे जैसे ये grow करता चला गया, कुछ जो एनर्जी थी that converted into the matter, that was particularly rapid expansion within the fraction of seconds after the bang. Thereafter this expansion had slowed down. पहले 3 मिनट के बिग बैंग के इवेंट के अंदर पहला एटम बन गया, and within 3 lakh years from the big bang temperature गिरा and it gave rise to atomic matter. यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट। अब इसका एविडेंस क्या है, ये देखिए, ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। तो देयर वाज दिस सिंगुलर एटम एंड देन इट एक्सपेंड एंड ये एक्सपेंड करता जा रहा है। ये जो आपको दिख रहा है, ये दीज आर दी गैलेक्सीज, ठीक है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि यस देयर वाज द बिग बैंग। तो व्हाट आर योर एविडेंसेस? सो द एविडेंस इज, फर्स्ट इज द रेड शिफ्ट ऑफ द गैलेक्सी। व्हाट इज द रेड शिफ्ट? इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाउ यू कैन से दैट देयर इज द बिग बैंग, व्हाट आर द एविडेंस रिगार्डिंग दिस, ठीक है। तो देयर इज द रेड शिफ्ट। आपने पढ़ रखा होगा, रेनबो का कलर होता है विबग्योर, इसकी वेवलेंथ लैम्डा हाईएस्ट होती है रेड की, और जैसे जैसे हम इधर जाते हैं वेवलेंथ घटती चली जाती है, लैम्डा डिक्रीज, ठीक है।
तो कोई बॉडी, डॉपलर इफेक्ट में हम ये पढ़ते हैं, सीधी सी बस इतना बेसिक सी चीज समझ लीजिए कि कोई बॉडी अगर आपकी तरफ मूव कर रही है, व्हेन इट इज मूविंग टूवर्ड्स यू, तो फिर वेवलेंथ घटेगी, और जब कोई बॉडी आपसे मूव अवे कर रही है तो वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो बिग बैंग थ्योरी हम इस बेसिस पे ये कहते हैं कि एविडेंस वाइज कि चूंकि जो भी हम जो लाइट हमें मिलती है यूनिवर्स से, वो बेसिकली वो उसकी पे रेड शिफ्ट दिखता है। रेड शिफ्ट मतलब दिस वन। सो ये चीज हमें बता रहा है कि इसका मतलब वो चीज हमसे दूर जा रही है, अगर पास जा रही होती तो हमें ब्लू शिफ्ट दिखता। तो दैट इज वाई ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी से दैट देयर इज द बिग बैंग। ठीक है, एंड इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द स्कैटरिंग ऑफ द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। What is this cosmic microwave background radiation? Cosmic microwave background radiation is the leftover heat of the Big Bang which is spread evenly across the universe. ठीक है, अब उसके बाद आती है अगली ये थ्योरी, दैट इज द स्टीडी स्टेट थ्योरी। इसके प्रोपोनेंट हैं फ्रेड हॉयल, हरमन बॉन्डी एंड थॉमस गोल्ड। ये कहता है, देखो बिग बैंग कह रहा है कि एक्सपैंड हो रहा है, ये भी कह रहा है कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, बट ये कह रहा है कि साथ ही साथ एक नया मैटर बनता जा रहा है। तो मैटर बनता जा रहा है तो डेंसिटी यूनिवर्स की हमेशा सेम है, तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप यूनिवर्स को देखते हैं इट लुक्स द सेम। द स्टेडी स्टेट मॉडल और स्टेडी स्टेट थ्योरी वाज एन अल्टरनेटिव टू द बिग बैंग। इन द स्टेडी स्टेट मॉडल द डेंसिटी ऑफ द मैटर इन द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स इट रिमेन्स unchanged due to continuous creation of matter, thus adhering to perfect cosmological principle, a principle that says that observable universe is always the same at any point at any place because density same है, क्योंकि मैटर कॉन्स्टेंटली क्रिएट हो रहा है। बट कह दोनों यही रहे हैं कि एक्सपेंड हो रहा है। बहुत बार, कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, वो ये बोलते हैं कि ये कह रहा है कि यूनिवर्स का साइज सेम है। नो, जो आप जिस स्टेट में देखें वो स्टेट आपको सेम दिखेगा बिकॉज डेंसिटी सेम दिखे है, दैट्स इट। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही सपोर्ट करते हैं कि योर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। ठीक है, यही चीज थी जो मैंने अभी आपको बताई थी। देन कमिंग नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट अबाउट द गैलेक्सीज एंड व्हाट आर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। व्हाट इज द गैलेक्सी? गैलेक्सी इज द कलेक्शन ऑफ सिंपल कलेक्शन ऑफ स्टार्स। सो अ गैलेक्सी इज अ ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ मिलियंस टू बिलियंस ऑफ द गैसेस एंड डस्ट। और एक थ्योरी ये कहती है कि दैट देयर आर 10 to the power 11 galaxies and there are 10 to the power 11 stars in each galaxy. So whenever there is a question that is asked कि भाई कितने stars हैं गैलेक्सी में, टोटल कितने stars हैं यूनिवर्स में, तो आप कह सकते हैं 10 to the power 11 into 10 to the power 11 that is 10 to the power 22. सिंपल, वैसे ये पूछेगा नहीं, बहुत मुश्किल है। सो स्मॉलेस्ट गैलेक्सीज में कम से कम 1 लाख स्टार्स होते हैं, लार्जेस्ट में 300 बिलियन स्टार्स भी हो सकते हैं। गैलेक्सीज आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, दिस वाज द एन अप्रॉक्सीमेट नंबर। टाइप्स ऑफ गैलेक्सी, जस्ट फॉर द आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज देख लेते हैं। ठीक है, ऑल्दो इट्स वेरी रेयर दैट दे कैन आस्क, मेनली एक चीज़ पूछ सकते हैं कि मिल्की वे कैसी गैलेक्सी है। तो देर आर 2 टाइप ऑफ गैलेक्सी, एक का शेप जिसका थोड़ा सा रेगुलर रहता है, तो उसमें 2 टाइप की गैलेक्सीज आती हैं आपकी, स्पायरल, ठीक है, एंड देन द इलेप्टिकल। इलेप्टिकल थोड़ा थोड़ा ऐसा शेप होता है, इस टाइप का। स्पायरल मतलब ये है, इसके बाद ये, ठीक है, ये इस टाइप का, ये स्पायरल वाला शेप होता है। इलेप्टिकल इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो अबाउट द वेट अ सेकेंड, स्पायरल गैलेक्सीज, व्हाट आर द स्पायरल गैलेक्सी? दिस इज द डिस्क शेप्ड विथ स्पायरल आर्म्स। इसमें स्टार्स का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है, सेंटर में ओल्ड स्टार्स होते हैं, यंग स्टार्स इसके आर्म्स में होते हैं। ठीक है, जो इसका आर्म है, ठीक है, तो इसका जो आर्म है यहाँ पे यंग स्टार होते हैं, सेंटर में ओल्ड स्टार होता है। इसे नोट कर लेना, कभी भी इस पर सवाल बन सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल सवाल पूछ सकता है कि मिल्की वे रेगुलर गैलेक्सी है कि नहीं है, सिंपल सवाल बनेगा सीधा, इसमें बहुत हैवी सवाल नहीं बनेगा। तो मिल्की वे इज द स्पायरल गैलेक्सी विच इज एक्चुअली अ रेगुलर गैलेक्सी। ठीक है, देन कम द इलेप्टिकल गैलेक्सी। ठीक है, इलेप्टिकल गैलेक्सी, सो दैट इज द स्फेरिकल एंड ओवल शेप, जैसा मैंने अभी आपको बताया। इसमें मोस्टली पुराने स्टार्स होते हैं, इट हैज़ लिटिल और नो स्टार फॉर्मेशन, दिस आर द ब्राइटेस्ट गैलेक्सी। तो ब्राइटेस्ट गैलेक्सी इज द इलेप्टिकल गैलेक्सी। और वो वाली जो गैलेक्सी अभी हमने स्पायरल वाली बताई थी, उसमें ओल्ड और न्यू स्टार्स दोनों होते हैं, यहाँ पे मोस्टली ओल्ड स्टार्स होते हैं। इरेगुलर गैलेक्सी, दे डोंट हैव अ डेफिनेट शेप, 10% ऑफ द गैलेक्सीज आर
हैव अ इरेगुलर शेप। सो मोस्टली यहाँ पे ओल्ड स्टार्स होते हैं। सो इलिप्टिकल गैलेक्सी और इरेगुलर गैलेक्सी में ओल्ड स्टार्स होते हैं, वहाँ पे यंग एंड ओल्ड दोनों होते हैं। देन कमिंग नेक्स्ट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार। अभी तक हमने क्या क्या समझा? हमने थोड़ी सी थ्योरी देखी अबाउट द यूनिवर्स, हाउ द यूनिवर्स इज फॉर्म्ड। यूनिवर्स में हमने देखा गैलेक्सीज के बारे में थोड़ा सा, हमने इसकी थ्योरीज देखी, क्या क्या हाइपोथेसिस है। फिर यूनिवर्स में जो कलेक्शन ऑफ स्टार्स विच इज द गैलेक्सी, हमने ये देखा। गैलेक्सी के बाद थोड़ा सा हम जान लेते हैं स्टार के फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे एंड इन द एंड हम थोड़ा सा बिग क्रंच भी जान लेंगे, जो बिग बैंग के काइंड ऑफ अगेंस्ट में एक थ्योरी है, ठीक है। तो स्टार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब कैसे बनता है स्टार? सबसे पहले स्टार का जन्म कैसे होगा ये समझ लेते हैं। नाउ नेबुला आर दी स्टेलर नर्सरीज। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि वी हैव दिस जाइंट क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट, दे आर सोर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, पहली चीज। दूसरी चीज, इट इज द वास्ट क्लाउड ऑफ, क्या इसका कंपोजिशन है? हाइड्रोजन, हीलियम एंड डस्ट। यही तो हमारे सन का भी कंपोजिशन है। तो इसके कंपोजिशन को आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर दिस। नाउ स्टार तब बनता है जब नेबुला, व्हेन दी पार्ट्स ऑफ नेबुला, अब ये जाइंट जो क्लाउड ऑफ गैसेज है इसका कोई एक पार्ट है, इट बिकम्स ग्रेविटेशनली अनस्टेबल, ठीक है। और ऑफन ये ट्रिगर कैसे होगा? ऐसे ही तो अनस्टेबल नहीं हो जाएगा, इट इज ट्रिगर्ड बाय द शॉकवेव्स फ्रॉम द नियर बाय सुपरनोवा। अब जो ग्रेविटी होगी तो इनकी जो गैसेज हैं, इनके जो डस्ट है वो कोलैप्स करना शुरू करेगा इनवर्ड, और जैसे जैसे ये कोलैप्स करता जाएगा अंडर द ग्रेविटी के फोर्स में, तो हीट बढ़ती चली जाएगी। अभी फ्यूजन नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो एज द क्लाउड कोलैप्स अ प्रोटो स्टार फॉर्म्स एट द सेंटर, टेम्परेचर एंड प्रेशर राइजेस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन। तो अभी जो स्टार्टिंग का जो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ रहा है वो कॉन्ट्रैक्शन के चलते बढ़ रहा है, ग्रेविटी अंदर खींचती चली जा रही है, अपने ही मास के अंदर ये अंदर अंदर खिंचता चला जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है अंदर ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। अभी कोई न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हुआ है, सो इट इज नॉट अ ट्रू स्टार, इट एमिट्स एनर्जी मेनली फ्रॉम द हीट जनरेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन। तो सवाल ये आ सकता है कि भैया प्रोटो स्टार स्टेज पे, सिंपल सवाल बन जाएगा, फ्यूजन हो जाता है? नहीं, अभी फ्यूजन नहीं हो रहा है। जो हमारी हीट है वो कहां से आ रही है? कॉन्ट्रैक्शन के चलते आ रही है। देन कम्स द नेक्स्ट स्टेज, मेन सीक्वेंस, दैट इज द स्टेबल फेज। सो जब कोर टेम्परेचर 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, जब कॉन्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि यहां तक टेम्परेचर पहुंचा, तो न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट कर जाता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, फ्यूजन को ट्रिगर करने के लिए हमें एक बहुत हाई टेम्परेचर की पहली बात जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि भैया हाइड्रोजन हाइड्रोजन है मिले, ठीक है, हम मिले तुम मिले एक फ्यूजन के लिए, क्या मतलब है? ऐसा नहीं होता हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। सो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म हीलियम रिलीजिंग इनॉर्मस एनर्जी, आउटवर्ड फ्यूजन, प्रेशर बैलेंस, इनवर्ड ग्रेविटी, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो अब एक बात बताना, जब अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है तो ये एक्सपैंड करना चाहेगा, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। आपको पता है ना, चीजें जब गर्म होती हैं तो एक्सपैंड करती हैं, लेकिन ग्रेविटी बोल रहा भैया तुम अंदर जाओ, ग्रेविटी अंदर ला रहा है, और अंदर का जो हीट है वो बोल रहा है बेटा बाहर निकलो, तो बैलेंस हो जाता है एक टाइम पे। आउटवर्ड फ्यूजन प्रेशर बैलेंसेज इनवर्ड ग्रेविटी, दिस स्टेज इज कॉल्ड द हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। About 90% of the star's lifetime is spent in the mains sequence stage, which is the stable phase, and then it follows two type of evolution based upon the mass of stars. अब इसके आगे क्या होता है? अब मास के बेसिस पे इसके दो इवोल्यूशनरी पाथ होते हैं। पहली चीज, या तो स्टार जो है आपका इट कैन बी लो एंड मीडियम मास स्टार जैसे कि सन, या फिर बहुत हैवी मास होगा, बहुत ज्यादा मास होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? इसमें स्टेजेज आएंगी, दैट विल बी रेड जाइंट स्टेज, देन प्लैनेटरी नेबुला स्टेज, एंड देन इट विल फाइनली बिकम द व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है। तो रेड जाइंट स्टेज क्या होता है? जो हाइड्रोजन फ्यूल इन द कोर इज एग्जॉस्टेड, ऑब्वियसली बात है एक टाइम के बाद हाइड्रोजन फ्यूल पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो कोर विल कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू ग्रेविटी, कोर आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा ग्रेविटी के चलते। अंडरस्टूड है कि जब हीट, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम तो मेंटेन हो नहीं पाएगा, हीट प्रोड्यूस हो नहीं रही, तो ग्रेविटी के चलते कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा, वो आउटर लेयर्स जो है आउटवर्ड एक्सपेंड करेंगी, सरफेस टेम्परेचर घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्यूजन नहीं हो रहा, लेकिन ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, हीलियम फ्यूजन स्टार्ट इन द कोर। अब इसके बाद क्या होगा कि फ्यूजन दोबारा स्टार्ट होगा, लेकिन इस बार हाइड्रोजन से हीलियम नहीं बन रहा है, हीलियम से कार्बन बनना शुरू होगा। सो दिस इज विल बी हैपनिंग एट द रेड जाइंट स्टेज, ठीक है। देन
द प्लैनेटरी निबुला स्टेज, सो आउटर लेयर्स धीमे धीमे स्पेस में फैल जाएंगी, मतलब दे आर जेंटली एक्सपेल्ड, देन इट फॉर्म्स अ ग्लोइंग सेल ऑफ गैसेस कॉल्ड अ प्लैनेटरी नेबुला। इसमें कोई प्लैनेट इन्वॉल्व नहीं होता है, हॉट स्टेलर कोर, इट रिमेन्स एक्सपोज्ड। एंड फाइनल स्टेज ये होता है कि जब लो एंड मीडियम मास का स्टार होगा जैसे कि सन, इट विल फाइनली बिकम अ व्हाइट ड्वार्फ। तो सवाल ये भी बन सकता है कि क्या बनेगा, ब्लैक होल बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार बनेगा कि व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। तो अगर मेरा मास जो है वो लो एंड मीडियम मास है तो इट विल फाइनली बिकम दी व्हाइट ड्वार्फ। स्मॉल डेंस हॉट स्टेलर कोर, इट इज कंपोज ऑफ डीजनरेट मैटर, न्यूक्लियर फ्यूजन कंप्लीटली एक टाइम आएगा जब स्टॉप कर जाएगा, ये स्लोली कूल करेगा ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स, इवेंचुअली इट विल बिकम ए व्हाइट से फिर ब्लैक में चले जाएगा। दैट इज थियोरेटिकल एंड नॉट, इट अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है, हमने देखा नहीं है, ठीक है। देन कम्स, अगर स्टार का मास जो है वो बहुत ज्यादा है, तो इसमें जो पहले अगली स्टेज आएगी दैट विल बी द रेड सुपर जायंट स्टेज। इसमें भी देखो एक टाइम के बाद हाइड्रोजन का जो फ्यूल है वो खत्म होगा, तो कोर कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रेविटी है, एंड आउटर लेयर एक्सपैंड बहुत ज्यादा कर जाएगी, एंड फ्यूजन कंटिन्यू रहेगा, फॉर्मिंग हैवियर एलिमेंट्स, आयरन तक बनेगा। देन फिर एक टाइम आएगा जब सुपर ब्लास्ट होगा, दैट विल बी द सुपरनोवा एक्सप्लोजन। So iron core collapsed suddenly under gravity, so it triggers a violent supernova explosion, entire star is disrupted, it produces and disperses heavy elements and it helps recycle matter and initiate new star formation। सुपरनोवा के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टर्ब किया था आपका नेबुला को, यहाँ से आता है ये सुपरनोवा वाला एक्सप्लोजन। वेरी हाई मास होगा अगर स्टार का, तो इसका फाइनल एलिमेंट इज न्यूट्रॉन स्टार और द ब्लैक होल, नॉट द वन दैट इज व्हाइट ड्वार्फ और द ब्लैक ड्वार्फ, ठीक है। तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, इट फॉर्म्स इफ रिमेनिंग कोर इज मॉडरेट एंड एक्सट्रीमली डेंस, ठीक है। ब्लैक होल आपको पता है कि ब्लैक होल इज द प्लेस जहां पे इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है कि लाइट भी पास नहीं कर सकती। सो दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। प्राइमरीली वो आपसे इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ये पूछ सकते हैं कि भैया मास ज्यादा होगा तो क्या बनेगा, या सन हमारा है तो सन हमारा ब्लैक होल में जाएगा कि न्यूट्रॉन स्टार में जाएगा कि व्हाइट ड्वार्फ में जाएगा कि क्या जाएगा, इस पे ये सवाल बन सकते हैं। एंड फाइनली कम्स दी लास्ट थिंग दैट इज द बिग क्रंच। बिग क्रंच ये कहता है, समझना इस चीज को, देखो हमारी बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो इनफाइनाइटली एक्सपैंड करता जाएगा, एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। बिग क्रंच ये कह रहा है नहीं भैया, तुम अनलिमिटेड एक्सपेंशन नहीं करोगे, एक टाइम आएगा जब तुम मैक्सिमम एक्सपेंड करोगे और फिर वापस अपनी ग्रेविटी के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करोगे, और यूनिवर्स जहां से शुरू हुआ था, दिस वाज द सिंगुलैरिटी, ये वापस जाके सिंगुलैरिटी में चला जाएगा। सो बिग क्रंच इज द हाइपोथेटिकल सिनेरियो फॉर द अल्टीमेट फेट ऑफ यूनिवर्स इन विच एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स इवेंचुअली रिवर्सेस, ये रिवर्स हो जाएगा एंड द यूनिवर्स कोलैप्स बैक टू इटसेल्फ एंडिंग इन सिंगुलैरिटी सिमिलर टू द बिग बैंग बट इन रिवर्स, ठीक है। सो ये कहती है बिग क्रंच थ्योरी। तो इस पर सीधा सवाल बन जाएगा कि भैया बिग बैंग है, मतलब बिग क्रंच थ्योरी है किससे रिलेटेड, तो ये चीज है कि मैक्सिमम एक्सपेंशन के बाद ये वापस सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ जाएगा, मतलब वी विल अगेन हैव अ सिंगुलर एटम विच हैज इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट प्रेशर, इनफाइनाइट टेम्परेचर एटसेट्रा। तो दिस वाज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स। अब अभी तक जितनी चीजें आपको समझ में आई होंगी, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। जस्ट मेक श्योर दैट यू फॉलो द सीरीज। बहुत हम इससे के अलावा और भी थ्योरीज हैं बट दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो इससे रिलेटेड चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अपकमिंग लेक्चर्स में बताता जाऊंगा। अगला जो लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन दी सोलर सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट्स एंड देन उनकी प्रॉपर्टीज और उसमें किसके कितने मून है, अरेंजमेंट वगैरह, जो इस पे सवाल बन जाते हैं। लाइक कभी सवाल आ जाता है कि कौन से प्लैनेट के पास मैक्सिमम मून है, इसके सवाल सिंपल से बन जाते हैं। इनर प्लैनेट्स कौन से हैं, आउटर प्लैनेट्स कौन से हैं, गैसेस प्लैनेट्स कौन से हैं, एटसेट्रा, बहुत सारे सवाल बनते हैं। इन प्लैनेट्स को साइज वाइज अरेंज कीजिए, इस टाइप के सवाल बन जाते हैं। तो वो सारा कुछ हम सोलर सिस्टम में देखेंगे, उसके बाद हम अर्थ की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हों, मेक श्योर दैट यू कीप फॉलोइंग दिस वीडियोज़। इन वीडियोज़ में मैं आपको सारा ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा, सो यू डोंट नीड टू वरी एनीथिंग अबाउट द ज्योग्राफी। व्हेन यू आर ट्रस्टिंग दिस वीडियोज़, योर ज्योग्राफी इज ऑन मी। कोई कंफ्यूजन है, देन स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। We are constantly watching your comments, so we will be answering you there itself. So that's all for this video.
एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि वंस यू सब्सक्राइब तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाता है जब भी अगली वीडियो आती है। एंड बहुत ही जल्दी हम एक एलिमिनेशन टेक्निक वाली भी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, इससे आपको यूपीएससी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो मेक श्योर दैट यू स्टे एक्टिव ऑन द चैनल। एंड उसके अलावा अगर आपके कुछ डाउट्स हो जो आपको नहीं समझ में आ रहे हो, यू कैन डेफिनेटली पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। वी आर हियर टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। एज आई सेड इन द स्टार्टिंग, when we are here, you don't need to fear anything regarding the geography. All the best. Thank you very much.